आशा भारती। श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे स्टूडियोज में एक बड़ी ही खूबसूरत अभिनेत्री आई हुई हैं। ये सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं है, समाज सेविका भी हैं, सोशल मीडिया से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी हुई भी हैं। अभिनय में इनकी रुचि निश्चित रूप से है। एक अच्छी डांसर भी हैं, इन्होंने विधिवत रूप से डांस भी सीखा है। एक ऐसी अभिनेत्री जो बहुत प्यारा बोलती भी है। तो चलिए हम स्वागत कर लेते हैं हेमा शर्मा जी का। हेमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच श्याम जी, मुझे यहाँ विविध भारती में बुलाने के लिए। मैं सच कहूँ तो आज मैं आपको बता नहीं सकती मैं आज दिल से कितनी खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर भी कोई दुनिया है क्या, मैं भूल गई हूँ। मुझे बस यहाँ आकर सिर्फ यही दुनिया नज़र आ रही है। और सच बताऊँ, मैं बैठी चेयर पे हूँ लेकिन अंदर ही अंदर ना एक उछाल चल रहा है मेरे दिल के। ऐसा लग रहा है कि ये मैं चाहती थी, आपके यहाँ पर आना, विविध भारती पे आना, जो देश की सुरीली धड़कन है, इसको मैंने बचपन से सुना है। मैंने अपने पापा को सुनते देखा है, मैंने अपने दादा को सुनते देखा है, गांव-गांव में आपकी ये सुरीली धड़कन को मैंने बजते देखा है। तो आज यहाँ पर आकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है श्याम जी कि शायद मैं कामयाब हुई हूँ, या जो मैं चाह रही थी कहीं ना कहीं मंजिल पे पहुँच रही हूँ। तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और आपका यहाँ बुलावे पे आने के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुरू में ही दे देते हैं। अब बातचीत के लिए धन्यवाद आखिर में देंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं आप अपने बारे में कितना हमारे श्रोताओं को बता पाती हैं, जी। अपनी बातें कितना साझा करती हैं। आप किन बातों को साझा करने के लिए तैयार हैं, ये तो अभी आने वाला थोड़ा वक्त ही बताएगा। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि ये जो आपकी शुरुआत फिल्मों से लेकर हुई है या टेलीविज़न से लेकर हुई है, या आपके दिमाग में एक बात आई थी उसने आपको मुंबई लाया है, आप हैं कहाँ से और यहाँ तक इतनी खूबसूरती से कैसे पहुँचे? देखिए, आज श्याम जी मेरे से आप ऐसी बात पूछ रहे हैं जो जनता मुझे फॉलो करती है, जो जनता को पता है कि हेमा शर्मा एक एक्ट्रेस भी है, हेमा शर्मा एज ए नॉन वायरल भाभी भी है। उनको भी नहीं पता कि भाई मैडम एक्चुअली है कहाँ से। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं मुंबई शहर से हूँ, मुंबई शहर में रहती हूँ, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, एक छोटे से कस्बे के आसपास, मोदीनगर मेरठ के पास के इलाके से मैं हूँ। बचपन से ही बड़ी जिद्दी, नखरेल, गुस्सैल, जो मन में आता है वो ही करने वाली लड़की। हमारे परिवार में 2 भाई 2 बहन, लेकिन सबको सीधे रास्ते जाना नहीं, मुझे टेढ़े रास्ते जाना है। जिस रास्ते में कांटे लगेंगे उस रास्ते पे जाना है। ये बात मैं आज आपसे इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मेरे 10th क्लास में जब मैं थी तो मेरे टीचर ने मुझे बोला था कि ये लड़की वो रास्ता चूज करेगी जिसपे इसको मना किया जाएगा कि यहाँ मत जाना, कांटे लगेंगे, लेकिन ये लड़की वहीं जाएगी। तो उनकी वो बात, तब की कही हुई बात, आज मुझे एहसास हुआ है कि वो उन्होंने ये क्यों कहा था, क्या कहा था। शायद वो समझ गए थे कि ये नॉर्मल लड़की नहीं है। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं उनको मैं जिंदगी में अप्लाई करती हूँ। किताबों में हमको सिखाया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन इसको एक्चुअली रियल लाइफ में कोई अप्लाई नहीं करता है। आज भी देखा जाए तो अरे भैया ये हाँ, अरे भाई ये मुसलमान का थोड़ा दूर रहो, अरे भाई ये इससे हमारा ईसाई है, हमारा इससे क्या लेना देना। लेकिन मेरा ऐसा मानना, जब मैंने किताब में पढ़ा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो उसको मैं फॉलो करती हूँ। इन विचारों की वजह से बचपन से ही मेरे परिवार में थोड़े से वार्तालाप होते रहते थे कि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलेगा हमारे परिवार में। तो बचपन से ही साधारण परिवार में जन्मी, लेकिन विचार उच्च वाले थे मेरे कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है। वो एक कीड़ा पता नहीं भगवान ने लगा के भेजा, या समय ने लगाया, या मेरी किस्मत ने लगाया, या मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन से ही दिमाग में कीड़ा था कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है। मुझे ये नॉर्मल जिंदगी नहीं पसंद कि उठो बैठो खाओ पियो और सो जाओ। तो अभी क्या करते हैं?
अभी मैं सुबह उठती हूँ और सच मायने में आज के वक्त तो मैं कुछ ऐसी जिंदगी जी रही हूँ कि अब समझ में आया कि दिन बना है सिर्फ काम करने के लिए और रात बनी अपने आप को चार्ज करने के लिए। दिन में 1 घंटा मैं कहीं वेस्ट नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है 5 मिनट मेरे लिए बहुत कीमती है। आज के वक्त मुझे ऐसा लगता है मैं आई एम लिविंग द बेस्ट लाइफ ऑफ माई अभी तक मैंने जितनी जर्नी जी है एक समझदारी के साथ, एक जिंदगी में करना क्या है उसको विचार करने के साथ मैं जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ जी रही हूँ कि भैया पैसों से जिंदगी चलती है, पैसे के लिए क्या काम किया जाए। मैं अपनी पीआर खुद डिसाइड करती हूँ कि मैं अगर ये डालूंगी तो उसका मुझे आउटपुट ये मिलेगा। तो मैं इस वक्त कह सकती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी खुद चला रही हूँ और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि अच्छी खासी चला रही हूँ। ये बात तो है। और अच्छी खासी क्या, बड़े ही निराले और अपने अंदाज में चला रही हैं अपनी जिंदगी। आप छोटे शहर से आपने मुंबई की ओर रुख किया, क्या सोच कर किया? देखिए, आज मैं पहली बार बता रही हूँ विविध भारती पे कि मैं चल के या सहमति से नहीं आई थी। जैसे बड़े बड़े एक्ट्रेस आते हैं ना भाग कर, वैसे हम भी आ गए थे। मैंने कहा भाई यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है। शादी वादी की बात चल रही थी, उनको लगता है गांव में कि लड़की ने 10वीं पास कर ली और क्या करना है। लेकिन मैं कहाँ ठहरने वाली हूँ, 10वीं पास कर ली। मैं पहली ऐसी लड़की थी पूरे खानदान में जिसने 10वीं क्लास पास की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मेरे पापा को इस बात पे बड़ा गर्व हुआ था कि पहली लड़की मेरी हेमा बनी। मेरे पापा मुझे मोटी बोला करते थे कि पहली लड़की बनी जिसने 10वीं क्लास पास की, फिर इंटर भी कर ली। डांस मुझे करना बचपन से अच्छा लगता था। मेरे पापा को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो आज नहीं है, कि उन्होंने मेरी जिद में हर जिद में साथ दिया। समाज ने उनको गाली भी दी, समाज के साथ साथ परिवार वालों ने भी बोला कि तू बेटी को बिगाड़ रहा है, ये तेरा नाम खराब करेगी, एक दिन देख लेना, ये सब वो सब। बट स्टिल उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट किया। मैं बहुत अच्छी डांसर रही हूँ पैदाइशी। मुझसे गलियों की औरतें डांस सीखने आया करती थी जिनसे अपना वजन भी नहीं संभलता है। ठीक है, वो बोलते थे शादी आ रही है लेकिन डांस सीखना है हेमा से। मेरी उम्र थी उस वक्त तकरीबन कितना 8वीं या 9वीं क्लास में थी। तो आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि छोटे से कस्बे की लड़की जो खुद 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ रही हो, उस वक्त में 5,000 रुपये महीने के कमाया करती थी। यस। और उसके बाद मेरी जिंदगी इतनी व्यस्त थी जितनी आज है, उस वक्त तब भी थी। मैं स्कूल जाया करती थी, मैं डांस सिखाया करती थी और मैं डांस सीखने भी जाया करती थी। और आज ये जानकर आपको बेहद खुशी होगी, वो पूरे स्कूल में सिर्फ मैं एक ऐसी बच्ची थी जिसको स्कूल की छुट्टी होने से पहले परमिशन थी स्कूल से जाने के लिए। आधे घंटे पहले सिर्फ मुझे परमिशन थी कि आप जा सकती हो, क्योंकि उनको पता था कि ये बच्ची अब डांस सिखाने जाएगी और फिर बाद में डांस सीखने जाएगी। यस। तो मेरे पास खाना खाने का समय नहीं हुआ करता था। बचपन से ही मैंने रोटी बड़ी कम खाई है। मैं अपने पूरे परिवार में सबसे कम रोटी खाया करती थी। मेरी माँ बोलती है कि तू तो रोटी भी नहीं खाती है। हमारे परिवार के गांव के लोग स्पेशली थोड़ा सा रोटी वगैरह बहुत ज्यादा खाया करते हैं। उनको लगता है कि रोटी नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर ताकत नहीं आएगी। ठीक है, तो बचपन से ही 12th के बाद पापा ने बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है भैया, अब तू देख ले क्या करना है। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने जो है जॉब की। आप पूछिए मेरे से मैंने कौन सी नौकरी नहीं की है। कौन सी नहीं की है? अब मैं ये नहीं बता सकती लेकिन हॉस्पिटल में, रातों को बैंक्वेट हॉल, एयरटेल, बजाज एयरलाइंस, कौन सी नौकरी है जो मैंने नहीं की है। बहुत जल्दी मैं आगे घर से निकल गई, हॉस्टल में रहने लगी, रात को नौकरी कर रही हूँ बैंक्वेट में। सुबह फ्रैंकफर्ट एयर होस्टेस कोर्स जो मैंने किया था जो इनकम्प्लीट रह गया। 12th के बाद अब मुझे लगा क्या किया जाए, पापा तो शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। कहीं से न्यूज़पेपर से मेरे हाथ में लग गया आर्टिकल कि फ्रैंकफर्ट एयर होस्टेस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने कर लिया है 12वीं क्लास पास। उसके बाद क्या, बस गई पीसीओ में गई, पीसीओ चलते थे उस वक्त। पीसीओ में जाके मैंने बोला हेमा शर्मा मैंने इंटर पास कर ली है, मुझे ज्वाइन करना। ठीक है, इंटरव्यू के लिए चली गई। इंटरव्यू के लिए चली गई, ये हंसी वाला वाकया सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। वहां जाके इंग्लिश मेरी बड़ी तंग थी क्योंकि सरकारी स्कूल में हम पढ़े लिखे हैं। अगर आपको एयर होस्टेस बनना है तो या तो आप प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए होंगे तो ही आप कर सकते हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। पापा को पता चला कि, पापा को मैंने बोला रात को पापा मेरा एक इंटरव्यू है और आपको भी चलना है। पापा बोले समझ नहीं आता करती क्या रहती है लड़की, चाहती क्या है। चलो ठीक है, पापा भी जिद के आके चले गए। इंटरव्यू के लिए बैठी तो उन्होंने बोला टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। यकीन कीजिएगा श्याम जी, इतनी भी इंग्लिश नहीं आती थी।
मैंने यही लाइन रिपीट कर दी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। क्या बात। तो उनको लगा कि यार समझ नहीं आया, लड़की तो अच्छी खासी दिख रही है। उसके बाद उन्होंने कुछ और सवाल पूछे, क्यों एरोस्टेज ज्वाइन करना चाहती है? मैंने बोला मुझे उड़ना अच्छा लगता है, मैं जिंदगी में उड़ना चाहती हूँ। तो इंग्लिश को उन्होंने साइड में रखा, लेकिन मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को देख के उन्होंने मुझे हाँ कर दिया और पापा को बोला कि आपकी बच्ची जो है कर सकती है। फीस वीस भरी, आधे 6 महीने के बाद, आधे कोर्स के बाद मुझे लगा यार नहीं, कुछ दम जम नहीं रहा है। शाम जी मैंने बीच में छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि आपको तो कहीं और आना था। ठीक है, मैंने अपनी माँ को बोला मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मुंबई में है सब कुछ। ये मैं वाक्य आपको एकदम रियल बता सकती हूँ। मेरी मम्मी चारपाई पे लेटी थी और मैंने अपनी मम्मी को बोला मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मुंबई जाना चाहिए, मेरा मुंबई में सब कुछ है। तो मेरी माँ ने बोला हाँ चली जा, तेरे जाने से कौन सी दुनिया खाली हो रही है। मेरी माँ ने ऐसा बोला और यकीन कीजिए मैंने 1000 रुपए लिए और मैं आ गई। यहाँ कौन था आपका? बस ये समझ लीजिए कि दिल्ली में एक स्टूडियो है संदीप मार्वी। ठीक है, वहां पर मैं गई थी डांस की टीचर की जॉब के लिए। डायरेक्ट फर्स्ट डे ही मैंने मीटिंग की संदीप जी से। उन्होंने बोला देखिए आपके लिए यहाँ पर कुछ नहीं, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा। और बस ऐसे ही मैं आ गई। और चूंकि मैं अपने आप को बड़ी किस्मत वाली मानती हूँ, ट्रेन का सफर किया और ट्रेन का सफर करते ही पहला जो मेरा कदम रखा मैंने सरकारी कार में रखा। एक इंसान, भले इंसान मिल गए थे, उनको लगा लड़की बड़ी अच्छी लग रही है, तो उन्होंने जो है मुझसे बातचीत की, अपने ऑफिस लेकर आए और उन्होंने मुझे शुरू के कुछ महीनों में हेल्प की। आज शायद अगर वो देखते होंगे तो वो कहीं ना कहीं प्राउड फील करते होंगे कि यार ये लड़की ने सच में कुछ कर दिखाया। थोड़ा समय लगा लेकिन कर दिखाया। क्या बात है, आप एक डांसर, अच्छी डांसर रही है। मैं यहाँ पर मुंबई शहर में कोरियोग्राफर बनने के लिए आई थी। अच्छा, क्योंकि मुझे डांस ही आता था ना। अरे वाह क्या बात है। चलिए इस पर हम बात करेंगे। डांस के साथ साथ हम यहाँ पर गीतों की भी बात करते हैं, पता है आपको? जी, आप तो सुनती है। अरे आप मुझे बात कर रहे हैं, हम नहीं सुनते, पूरा वर्ल्ड सुनता है विविध भारती। गाँव में लोग खाना लेके बैठते हैं तो विविध भारती सुनते हैं, जब मन उदास होता है तो विविध भारती सुनते हैं, जब जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लेना होता है, ये मैंने अपने दादा को देखा इसलिए बात कर रही हूँ, तो विविध भारती सुनते हैं। शाम को जब बारिश होती है ना, जब पकोड़े बन रहे होते हैं तो विविध भारती सुनते हैं। क्या बात है। श्रोताओ एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर स्टूडियोज में हमारे साथ हैं हेमा जी। मैंने कहा था ना बहुत प्यारी बातें करती हैं, बहुत सारी बातें। बचपन में कहते थे बहुत बोलती है, लेकिन आज बोलते हैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। अच्छा बोलती है आप जी। हम यही कह रहे थे कि आप यहाँ पहुंची मुंबई जी। एक सपना था आपके पास में, वो सपना क्या था? कोरियोग्राफर बनने का, फिल्मों के लिए। क्योंकि डांस ही आता था ना उस वक्त। आदमी अपने स्केल पे जाता है ना कि आप क्या कर सकते हैं, तो उस वक्त मुझे डांस ही आता था। तो क्या किया फिर आपने उसके लिए? देखिए मैं यहाँ पर आई, शुरू में तो डेफिनेटली सबको तकलीफ होती है, मुझे भी हुई। आर्टिकल्स देखे, फिर एक दो ऐसे फोटोग्राफर्स पोर्टफोलियो कराते हैं। आजकल पोर्टफोलियो का जमाना चला गया, पहले होता था कि भैया अगर आपको काम करना है तो यू नीड अ गुड फोटोग्राफ्स। तो मैं जब गई पोर्टफोलियो कराए तो मुझे कुछ लोगों ने मेरा जब चेहरा देखा तो उन्होंने बोला कि हेमा तुम थोड़ी थोड़ी दिव्या भारती जैसी दिखती है। ठीक है, थोड़ा तुम्हारा चेहरा जो है आयशा जुल्का जैसा भी दिखता है। समटाइम्स आई लुक लाइक रंभा ऑल्सो। तो उन्होंने बोला तू एक्टिंग क्यों नहीं करती? अगर तू एक्टिंग करेगी तो देख तुझे डांस तो अच्छा आता है, तो तू डांस भी उसमें परफॉर्म कर पाएगी। तो जो भगवान ने तुझे इतना अच्छा चेहरा दिया है तो उसको यूज कर, और तेरा स्क्रीन फेस बहुत अच्छा है। तो ये बात जो है, या तो हो सकता है कि भगवान ने बुलवाई थी, ठीक है, चूंकि मुझे एक्ट्रेस बनना था, कोरियोग्राफर नहीं बनना था। तो ऐसे कोरियोग्राफर के हिसाब से मैंने कोई गाना शूट नहीं किया, डायरेक्ट मैंने किया। सबसे पहले मैंने जो गाना किया था वो भोजपुरी किया था। अगर अभी आप मुझसे पूछेंगे तो सच बताऊं श्याम जी मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बट यस मेरा सबसे पहला जो गाना शूट हुआ था मुंबई शहर में वो भोजपुरी था। और वहां से मुझे एहसास हुआ था कि हाँ मैं अच्छा कर सकती हूँ, मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ, डांस तो मुझे आता ही था। तो उसके बाद वहां से कॉन्फिडेंस लेवल बदला, वेट कम किया, क्योंकि मैं गांव से लड़की आई थी, गांव में दबा दबा के नॉर्मल खाना पीना खाते हैं। इंडस्ट्री के लिए आपको सबसे पहले हिट होना है, मतलब फिट होना चाहिए, फिजिक वाइज
कपड़ों के हिसाब से बट मैं चूंकि जैसे तैसे अपना चला रही थी, धीरे धीरे मैंने मुंबई के हिसाब से अपने आप को बदलना शुरू किया। फिर एक गाना, एक एल्बम और मिली मुझे राजस्थानी वीणा म्यूजिक कंपनी की तरफ से। वहां पर बात हुई थी कि हेमा जी के साथ हम सिर्फ एक गाना करेंगे, लेकिन देखिए उनको पता नहीं क्या समझ में आया कि एक ही एल्बम में उन्होंने मुझसे करा दिए 5 गाने। स्पेशली 8 गाने होते हैं, लेकिन 5 गाने करा दिए। वो एल्बम से मुझे इतना प्यार मिला। राजस्थान में मेरे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे और उसके थ्रू मुझे शोज भी मिले उदयपुर में। तो वो जो होर्डिंग्स थे, वो जो पोस्टर जब मेरे पापा ने देखे, मेरी फैमिली ने देखे, जब उनको लगा कि ये चलो कुछ तो कर रही है, ये कुछ तो अच्छा कर रही है, ठीक है, तो वहां से शुरुआत हुई थी कि यस मैं कुछ कर सकती हूँ। तो वहां से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई एज ए एक्ट्रेस, और मैं अपने आप को भूल गई कि मुझे कोरियोग्राफर बनना था। तो वहां से फिर मैंने धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू किया। भगवान का आशीर्वाद है कि मुझे आज तक किसी भी डायरेक्टर ने या किसी भी पर्सन ने रिजेक्ट नहीं किया कि हेमा तुम रॉन्ग फील्ड में हो या तुम फिल्म लाइन के लिए नहीं हो। मैं जहां पर गई सबने मुझे बड़ा प्यार किया। अरे यार ये लड़की जो है ना बड़ी अपनी सी लगती है, इसके अंदर ना वो टेंट्रम्स नहीं है, इसको देख के बड़ा अपनेपन वाली फीलिंग्स आती है। सबने मुझे बोला तू एक दिन देखना तू बहुत बढ़िया करेगी। और इतने साल हो गए, मतलब अगर बात करूं तो 10-15 साल की जर्नी में मुझे ऐसा लगता है कि अपने दम पे मैंने जो कमाया है वो सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छा, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो कुछ नहीं किया सर, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल, ये आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो विश्वास है ये आपके चेहरे से भी झलकता है। और ख़ास बात यह है कि आपकी बातों में वो बात तो है जो लोगों को कन्विंस भी कर सकती है और लोगों को मुतासिर भी कर सकती है जी। और इसी वजह से जो है हम भी उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में आप बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जो आपने किया है अभी तक का, उसमें आपको कौन सा काम अच्छा लगा है अपना? जैसे कि मैंने फिल्में, देखिए टीवी सीरियल मैंने बहुत किए हैं, एड्स मैंने काफी किए हैं, बड़े बड़े ब्रांड जैसे नेरोलैक पेंट, HDFC सीरियल्स किए हैं। एक अशोक सम्राट सीरियल आता था, वो मेरा सबसे पहले सीरियल था। अच्छा, ठीक है। और माइथोलॉजी था, तो उसकी लैंग्वेज एकदम अलग होती है। तो जब वो लैंग्वेज समझ में आई, वो कैरेक्टर समझ में आया, तो वो ट्रैक खत्म हो गया। 3-4 महीने उसमें मैंने काम किया था। उसके बाद एक सीरियल आया था कहाँ तुम कहाँ हम। तो मेरी एक्चुअल कहानी जो है शुरू हुई 2015 से, जिसको बोलते हैं कि वापस से कम बैक करना। अच्छा। रियल एक कॉन्फिडेंस के साथ। सबसे पहले देखिए मैं गाँव की लड़की, अपने आप में मुंबई शहर आना बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि मैं लड़की अमेरिका तक जाकर आई हूँ। यस, 2015 में जब मैंने वापस से कम बैक किया, सबसे पहले शुरुआत हुई दुबई में। गोविंदा जी के साथ डांस शोज किया। गोविंदा जी को मेरा डांस बड़ा अच्छा लगा और उनको मेरा नेचर बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने रिकमेंड किया मुझे अमेरिका के डांस शोज के लिए भी कि हेमा शर्मा एक लड़की है, उसको भी आप बुलाइए। तो आप सोचिए अमेरिका तक जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गांव की लड़की, अमेरिका का वीजा लगना ही अपने आप में बड़ी बात है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे 10 साल का वीजा मिल गया। गोविंदा जी से पहले मेरा वीजा आ गया। गोविंदा जी बोले ये तो गलत बात है हेमा जी, ये मतलब हमारा वीजा नहीं आया, आपका आ गया, आप हमसे पहले जा रही है क्या? तो गोविंदा जी थे, नेहा धूपिया थी, ईशा देवल जी भी थी। वहां पे गीतांजलि को रेडियो है अमेरिका में, तो वहां पर गीतांजलि के थ्रू बातचीत करते करते ये बोला गया, सॉरी टू से, भगवान मुझे माफ करे, कि हेमा मालिनी जी की लड़की हेमा शर्मा होनी चाहिए थी, क्योंकि ईशा देवल जी वही थी मेरे साथ में। तो उन्होंने बोला कि रियल ब्यूटी जिसको बोलते हैं, ड्रीम गर्ल, कहीं ना कहीं हेमा शर्मा रिप्रेजेंट करती है, और नाम भी हेमा है। हाँ, तो ईशा देवल जी ने मुझे बड़ा प्यार दिया, नेहा दुबे जी ने भी, कि यार लड़की बड़ी रियल है, शी लुक सो ब्यूटीफुल, एकदम रियल है। तो वहां से कहानी शुरू हुई और फिर उसके बाद मैं रुकी नहीं। फिर 2015 में डांस शो, 2016 में मैंने टीवी सीरियल किए, 2017 में सबसे पहली फिल्म की यमला पगला दीवाना फिर से। यहाँ पे भी कनेक्शन है, देखिए बचपन से पैदा हुई हूँ, नाम है हेमा, बोलते हैं क्या बात है धर्मेंद्र किधर है, तो देखिए धर्मेंद्र जी के साथ पहली फिल्म कर ली हमने 2017 में, क्या बात है ना। हाँ। तो मेरे लिए धर्मेंद्र जी से मैं जब मिली तो उन्होंने जिस तरीके से मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मेरी आंखें देखी, तो उन्होंने बोला तुम्हारी आंखों में चमक है और तुम जरूर करोगे। देखिए आप अक्सर देखिएगा जो भी मेरे इंटरव्यू उठाएंगे, अक्सर मैंने साड़ी आपको पहने में नजर आई,
और ये साड़ी ने मुझे एक नई पहचान दी है ना। मेरा ऐसा मानना है कि जिस औरत ने साड़ी पहनी है उसने इतिहास रचा है, क्योंकि जो औरत साड़ी मतलब 6 मीटर कपड़े को बड़ी सुंदरता से लपेट सकती है, वो सोचिए जीवन में क्या क्या नहीं कर सकती, संभाल सकती है, संभाल सकती है, कुछ भी कर सकती तो कुछ भी कर सकती है ना। तो उस दिन धर्मेंद्र जी ने बड़ा प्यार दिया मुझे, हाथ पकड़ के बोला तेरी आंखों में चमक है, तू करेगी कुछ ना कुछ। उसके बाद 17 के बाद 2018 में की मैंने वनडे अनुपम खेर जी के साथ। यमला पगला दीवाना फिर से हाँ। आपने इस फिल्म में किया है और लगभग सभी कलाकारों के साथ आपका क्या रोल था उसमें? उसमें एक ही एक्ट्रेस थी जिनका नाम है कृति खरबंदा, ठीक है, और उनकी एक ही फ्रेंड होती है, वो मैं थी। वाह। तो पूरी फिल्म में हम 2 ही लड़की थे। अच्छा। ठीक है, चूंकि मेरी पहली फिल्म थी तो उतना मैं नहीं समझ पाई कि टेक्निकली भी आपको खेलना पड़ता है कैमरे के सामने। सही। मतलब कैमरे के सामने आपको आना पड़ता है, क्योंकि आपको कोई नहीं बोलेगा कि हेमा थोड़ा सा आगे आ जाओ। हाँ। एक्ट्रेस को बोलेंगे, जो मेन एक्ट्रेस है। हाँ, मेरे 6 सीन थे उसमें, 6 के 6 कृति खरबंदा जी के साथ थे। हाँ। जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपकी पहली फिल्म मिलती है, धर्मेंद्र जी के साथ मिलती है, सनी देओल जी होते हैं, और आपका मेन कहीं ना कहीं मेन कैरेक्टर ही होता है, इधर गिर्द घूमता है। तो ये बात मेरे पापा तब तक नहीं थे। 2015 में जब मैं अमेरिका से लौटी तो पापा चले गए थे 15 दिन बाद ही, और मेरे पापा को बड़ा फक्र महसूस हुआ था, मेरी बेटी विदेश जाके आई है भाई, तो गोविंदा के साथ डांस करके आई है, बहुत बड़ी बात थी। काश 2017 में अगर उनको ये होता तो वो बोलते, क्योंकि धर्मेंद्र किसके फेवरेट नहीं है भाई, है ना। मैं जट यमला पगला दीवाना और अब्बा इतनी सी बात न जाना। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी कामयाबी मिलती तो लेकिन थोड़ी सी लेट मिलती है, तब तक कुछ अपने थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं, कुछ नए मिल जाते हैं। तो अपनों में सबसे पहले हमारे माँ बाप ही आते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, एक नई अपॉर्चुनिटी थी, बड़ी एक्साइटेड थी मैं। और मुझे याद है 31 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हुई थी। 2015 से मेरे जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आया श्याम जी, जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने मेरी जिंदगी के कुछ खास जाते हैं। अभी जुलाई चल रहा है, 24 जुलाई, आज मैं आपके साथ विशेष है आज। जून जुलाई अगस्त डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा ही होता है। तो ये मेरी जिंदगी में आज भी ये जो दिन है ये मेरी डायरी में नोट किया जाएगा। क्या बात है। जहाँ पर देखिए आपको नाचने पे मजबूर किया हेमा जी ने, जबकि वो आई यहाँ पर थी यानी कि मुंबई कोरियोग्राफर बनने के लिए, नृत्य निर्देशिका बनने के लिए, लेकिन बहुत कम उन्होंने ये काम किया। एक अभिनेत्री के रूप में फिर वो जुड़ गई और नृत्य उन्होंने काफी किया। तो गोविंदा जी के साथ में जो आपने परफॉर्मेंस किया है और विदेशों में भी जाके किया है, तो निश्चित रूप से आपके लिए अनुभव बहुत बेहतर और अच्छा रहा होगा उस वक्त, उस दौर में। बताइए। मतलब श्याम जी अपने आप में अमेरिका जाना, अब जाके थोड़ा सा क्या होता है ना, कभी कभी ना बड़ी बड़ी चीजों को ना उस वक्त भी नहीं समझ पाते जब हम नादान होते हैं। ठीक है, हमें कुछ चीज़ों की वैल्यू तब ज़्यादा समझ में आ जाती है जब हम थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं कि भाई अमेरिका जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बट चूंकि शायद 2015 में जो आज आपके सामने हेमा बैठी है उतनी मैच्योर नहीं थी, तो वो वहाँ जाने का जो पर्पस या जो मीनिंग है उस वक्त शायद मुझे इतना समझ में नहीं आया जो मुझे आज आया है कि भाई अमेरिका जाना, वीज़ा के लिए लोग परेशान होते हैं, परफॉर्मेंस देना, 3 जगह जाके परफॉर्मेंस देना, मैंने सोलो परफॉर्मेंस देना। इट्स नॉट दैट कि मैंने गोविंदा जी के साथ परफॉर्म किया, मैंने माधुरी जी को ट्रिब्यूट किया था उधर। वाह। चोली के पीछे क्या है, आज नचले नचले, तो मैंने तो मैंने 3 जगह जाके वहाँ पे अमेरिका शहर में जाके आप परफॉर्म कर रहे हो, डांस दे रहे हो पब्लिक के बीच में, 10,000 जनता के बीच में। मतलब ये किस्मत में लिखा है आपके तो ही पॉसिबल है, नहीं तो कौन हेमा शर्मा, मुरादनगर की कौन हेमा शर्मा कोई जानता भी नहीं है भाई। नहीं, लेकिन आपकी कला बोलती है, हाँ, है ना। कला आपके पास कला है और आपकी रुचि अभिरुचि भी उससे जुड़ी रही है और आपने कोशिशें भी की है, इस वजह से भी कई चीजें आप तक पहुंची हैं और पहुंचनी बाकी भी है। जी पहुंचनी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना शर्मा जी। जी तो मैं ये मेरे लिए अनुभव मेरे से ज्यादा मेरे पापा के लिए था। वो ऑफिस में बोल रहे थे, देखो अरे भाई मेरी बेटी आई है, अमेरिका से आई है, ऑफिस लेके गए मुझे। मेरे पापा रोडवेज यूपी में काम किया करते थे
और बड़े प्राउड के साथ, कल ही तो आई है मेरी बेटी, अमेरिका से आई है। हाँ। और वो लास्ट दिन था, दिली खुशी है उनकी। दिली खुशी, लास्ट दिन था जब मैंने अपने पापा के साथ वो टाइम स्पेंड किया था। और वहां से फिर घर से आने के बाद 15 दिन बाद ही मेरे पापा जो है, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी। और मेरे पापा के जाने के बाद मैंने एक चीज और सीखी है जो मुझे लगता है बहुत सच है, कि कहते हैं अक्सर कि कोई चला जाता है तो यार तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। वो मेरी जिंदगी का अहम खास हिस्सा है। मैं अपने पापा के बिना जी रही हूँ, जिसने मुझे जन्म दिया। मैं मरी क्या? नहीं मरी ना। या और भी जो लोग हैं वो मरे क्या? नहीं मरे ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब अपने पापा के बिना जिंदा रह सकती हूँ तो फिर और दूसरा इंसान कितना क्लोज, कितना मैटर करता होगा मेरे लिए, फिर भी मैं जिंदा रहूंगी। बिल्कुल रही। तो ये कहते हैं ना कि अरे यार उसके बिना मैं मर जाऊंगा, जिंदगी खत्म हो गई है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता मैं जब अपने पापा को मिस नहीं करती हूँ। वो मेरी स्ट्रेंथ थे। मेरे पापा समाज से ऊपर उठ के काम करने वालों में से थे। मेरे पापा एक पूरे परिवार में वेल एजुकेटेड पर्सन थे, खुददार इंसान थे। उन्होंने सिखाया था कभी कर्जा मत लेना, 1 रुपया किसी का रखना नहीं, अपने पैसे को बड़े संभाल के रखा करते थे। तो आज वो होते तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पूरे परिवार में मेरे भाई, मेरी माँ, शायद ही कोई मेरे को प्राउड फील करता होगा, लेट मी टेल यू। क्योंकि अपने घर के परिवार के लोग जो होते हैं ना, क्योंकि वो अपना है ना, इतना फेमस कोई दूसरा पड़ोस का हो ना तो उसको 4 बार बोलते हैं, है ना। तो अगर शायद वो होते तो वो थोड़ा सा बोलते कि नहीं यार हेमा अच्छा कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई कामयाब होने के पीछे ना आसान सफर नहीं होता। अगर आप कामयाब हो रहे हैं तो आप बोले बड़ी आसानी से हो गया, तो भैया 1 नंबर, ये सबसे बड़ा झूठ है। जो कामयाब हुआ है उससे पूछ के देखिए, कितनी गालियां मिलती हैं, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारे फैसले गलत भी होते हैं। फिर वो गलतियों को एक्सेप्ट करके उनको आगे साइड में रख के फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं अगर आज यहाँ तक आई हूँ, विविध भारती तक आई हूँ, तो आपको क्या लगता है, या जनता जो सुन रही है, बड़ा आसान, मुरादनगर से निकली, हाँ मुंबई तक पहुंची, एक्टिंग कर ली और पहुंच गई? नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये तो अंदर की बात है। मैं जानती हूँ कितना सुबह उठ के क्या क्या स्ट्रगल रहता है, शाम को सोने से पहले क्या स्ट्रगल रहता है, बट आई एम हैप्पी। ये महत्वपूर्ण है। हाँ, ब्यूटीफुल औरत कभी इतिहास नहीं रचती, बोल्ड। अच्छा, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। बोल्ड एंड लेकिन आप दोनों हैं। क्या बात है श्याम जी, आप तो मतलब अब देखिए, ऐसा मत कीजिए, देखिए इतना अब इंटरव्यू करना है तो हाँ जी तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले बोल्ड होना बहुत जरूरी है। और बोल्ड वही बनता है जिसने गलती की हो। ठीक है, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, मैं आपकी गलती से कैसे सीख सकती हूँ बताइए आप? सही। आप मुझे बोल ही तो सकते हैं, मैं ये गलती मत करना, मैं कर चुका हूँ, मैंने सुन लिया, ठीक है, ओके, बट मैंने सारी चीजें सीखी अपनी गलती से। मैं आज ये भी कहना चाहती हूँ आपके विविध भारती के थ्रू कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने जिंदगी में सब बहुत अच्छे काम किए। नादान रही हूँ, मैंने गलतियां बहुत की हैं। स्टार्टिंग में मैंने बोला बहुत जिद्दी रही हूँ, गुस्सैल रही हूँ, जिंदगी में जो आया है वही किया है, बट जरूरी नहीं मैंने सही किया है। लेकिन वो गलतियों को एक्सेप्ट करके साइड में रख के फिर मैं उठी हूँ, और उसी से मैं आज ये हेमा शर्मा बनी हूँ। क्या बात। क्योंकि गलतियां ही हमको कभी कभी वहां पहुंचा देती है जहां हमको जो है अच्छे कर्म नहीं पहुंचाते। एक आचार्य जी हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जो किचन में औरत साड़ी पहन के खाना बना रही है और जो है सास ससुर की सेवा कर रही है, उसको आप अच्छी बोलते हैं। और एक औरत अगर अपनी मर्जी से जिम जाना पसंद करती है, टेनिस खेलना पसंद करती है, या खाना बनाना उसको पसंद नहीं है, तो आप उसको बुरी बोल देते हैं कि देखो कैसी लड़की, संस्कार नाम की चीज नहीं है। जबकि इसमें संस्कार वाली कोई बात नहीं, अपनी अपनी चॉइस है। आज मैं ये बोलती हूँ कि एक औरत अगर सक्सेसफुल है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको खाना बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, ये अपनी अपनी रुचि होती है। चूंकि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ श्याम जी, मेरे पापा को सिर्फ मेरे हाथ की रोटी पसंद हुआ करती थी। रोटी तो सिर्फ मोटी बनाती है मुझे बोल, मेरे से रिक्वेस्ट किया करते थे मेरे पापा, मोटी अगर देख तू रोटी बना देगी तो मैं 2 रोटी और एक्स्ट्रा खा लूंगा। आपके थ्रू मैं जो बात बोलूंगी वो सच बोलूंगी। सबसे पहली बात, एक तो मुझे झूठ से नफरत है, ठीक है, और जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो जितना सच बोलो। एक मेरे पास ऐसा समय था जब मेरे पास अच्छा खासा पैसा था, 2018-19 के आसपास की बात है, 18-19 भी नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ, 2011-12 की बात है। बड़ा पैसा हुआ करता था, तो वही मेरा
बदनाम करने के कोई इंटेंशन नहीं है, किसी को सच्चाई दिखाने का सिर्फ इंटेंशन है। वही रिश्ते बड़े हेमा दीदी हुआ करते थे। कुछ लाइफ में ऐसे फेज आए, फाइनेंशियली थोड़ा सा डाउन गया फॉल, और वो रिश्ते जो है ना थोड़े से कटने लगे, अपने ही रिश्ते जिसको बोलते हैं ये मेरा बड़ा अपना है, परिवार के अंदर रहने वाले। उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अच्छा ये सच है कि पैसे से इज्जत मिलती है, पैसे से इज्जत घटती है, पैसा ना रहने से। तो वो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा और मैंने वहीं पर उनको रिजेक्ट कर दिया। मेरे थ्रू अगर मैं किसी को रिजेक्ट कर देती हूँ श्याम जी, वो परमानेंट रिजेक्ट है। जैसे लोग जो है ना झुक जाते हैं, मैं नहीं झुकती। अगर मैंने आपको ऐसे एक इंसान होने के नाते रिजेक्ट कर दिया, आप इंसान ही अच्छे नहीं है तो आप रिश्ता क्या अच्छा निभाएंगे? समझ रहे? तो रिश्ता कोई भी हो सकता है। जिन रिश्तों ने मुझे साइड किया, उन रिश्तों के लिए मैंने बहुत किया जब मेरे पास पैसा था। वो पैसा मैंने अपने ऊपर नहीं लुटाया, मैंने उनके ऊपर लुटाया। ये मेरा भाई है, ये मेरा ये है, अरे भैया लो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जब मेरे पास नहीं रहा तो आपने ये बदलाव, तो पैसा क्या है, पैसा तो आज फिर आ गया और अब तो मैं और ज्यादा फेमस हूँ। आप फेमस तो बहुत हैं। अच्छा एक बात है, फेमस आप हैं और जो फेमस सॉन्ग्स होते हैं उन्हें सुनना भी आप बहुत पसंद करती हैं और सुनाना भी। हाँ, ये भी सच है। देखिए गाना, म्यूजिक मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। अभी जब आ रही है क्योंकि आप एक डांसर भी हैं। हाँ, मैं जब आ रही थी तो मैं गाने ही सुन रही थी। गाना कौन सा सुन रही थी? बताइए। ओ मेरे दिल के चैन, इसमें एक मुखड़ा आता है, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तो ये जो है ना, पकड़ लो तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये मुझे मोटिवेट करती है कि भैया मैं तो चल रही हूँ, लेकिन मेरे जो साथी हैं, जो मेरे लिसनर हैं, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, बस आप मेरा हाथ ऐसे ही पकड़ के रखिए, फिर देखिए ये हेमा शर्मा क्या करती है, दुनिया बदल के रख देगी। यस, क्या बात। तो इसीलिए जो है मैं अकेली हूँ, थोड़ा सी गिर भी सकती हूँ, तो साथी तो कोई ना कोई चाहिए। तो आप, मैं चाहती हूँ ये गाना जो सुनाइए, और ये गाना मेरी नहीं, मुझे लगता है बहुत जनता इसको पसंद करती है। बिल्कुल। राजेश खन्ना जी मेरे फेवरेट रहे। वाह क्या बात। मेरे दिल के चैन। तो चलिए ये गाना सुनवा देते हैं। यस। श्रोताओं, आपको पता है स्टूडियोज में हमारे साथ हेमा जी हैं, हेमा शर्मा जी एक अभिनेत्री हैं, साथ ही साथ एक डांसर हैं, एक समाज सेविका हैं, और ख़ास बात आज के दौर में जो है आप सोशल मीडिया से बहुत अच्छे ढंग से जुड़ी हुई हैं और गाना बहुत अच्छा गाती हैं आप, और डांस भी बहुत अच्छा करती हैं। मैं चाहूँगा हेमा जी आपका स्वागत है एक बार फिर से, और हम चाहेंगे कि आप जो है अपनी पसंद की कोई 2-3 लाइनें सुनाइए। बड़े सुर में गा रही थी आप। अरे मतलब वो तो मैंने ऐसे गा दिया था क्योंकि एग्जांपल दे अपनी पसंद का, अपनी पसंद। मेरी आवाज से ऐसा भी लोग बोलते हैं श्याम जी कि आप जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है, आर यू सिंगर? मैंने बोला नहीं, बट आवाज से तो ऐसा लगा तुम्हारी। एक वक्त ऐसा था, आवाज की बात कर रहे हैं इसलिए बोल रही हूँ, एक वक्त ऐसा था मुझे अपनी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी, मुझे नफरत थी। मैं जब कोई भी रिकॉर्ड करती थी वीडियो में, उसको दोबारा सुनने की हिम्मत नहीं करती थी। नहीं यार, बड़ी अजीब सी बोलती हूँ मैं। बट आज भगवान का आशीर्वाद है कि मेरी आवाज़ की तारीफ होती है कि यार हेमा दीदी हमें आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो ये समय का खेल है कि जो चीज़ को आप अपनी ना पसंद कर रहे थे, आप देखिएगा आगे जाके वही आपकी जो है प्लस पॉइंट बन जाता है। तो एक गाना है, मैं थोड़ा सा आपको सुन के जान के अच्छा लगेगा, मैं गाने सारे वही सुनती हूँ, वही गुनगुनाती हूँ जिससे मैं खुद इंस्पायर होती हूँ। वापस से राजेश खन्ना जी की बात करते हैं। फिल्म का नाम है अवतार। यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना ना छोड़ो, यारो उठो चलो। तो ये गाना मुझे बोलता है हेमा उठ चल। जब मुझे घबराहट होती है, कोई चीज़ ऐसी हो गई जो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अपने आप को बोलती हूँ इट्स ओके हेमा, इट्स ओके हेमा। मैं दिल पे हाथ रखती हूँ, ठीक है हेमा कोई बात नहीं, ठीक है हेमा कोई बात नहीं, होता है ऐसे। अपने आप से मैं बात करती हूँ, फिर बोलती हूँ चल हेमा उठ। आज सुबह जब आ रही थी, हेमा उठ तेरे पास समय कम है, तो उसी में मुझे सारी चीज़ें, भगवान का नाम भी लेना, ब्रेकफास्ट भी करना, रेडी भी होना और आप तक आना। हेमा उठ तेरे पास समय कम है। तो आज के वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं असल मायने में असली जिंदगी जो बड़े लोग जीते हैं कि जिंदगी को इस्तेमाल करो, वेस्ट मत करो, मैं अब जी रही हूँ। अब जाके असल में वो दिमाग आया है। भगवान से 2 चीज मांगती हूँ श्याम जी, बुद्धि दे और शक्ति दे, बाकी ये हेमा शर्मा कर लेगी।
क्या? क्योंकि बुद्धि का खेल है और शक्ति आपकी टूटनी नहीं चाहिए, बस। बाकी तो कोई भी सिचुएशन हो श्याम जी, आएगा और जाएगा। कंफर्म में दिमाग ही तो है आपका सब कुछ। आपका दिमाग ही है जो आपको चलाता है और आपको जिताता है और आपको हराता है और आपको यहाँ से वहां बनाता है। जो आप सोचेंगे वो आप लिखेंगे, जो आप सोचेंगे वो आप एक्शन लेंगे। तो मैं बोलती हूँ कि बस भगवान यहाँ कुछ ऐसा बटन दबा कि ये हेमा शर्मा सोचे और हो, जैसे मैंने आज सुबह सोचा सखी सहेली। हाँ। और होगा। अच्छा हेमा जी, ये बात तो आपने अच्छी कही है कि जो आप सोचती हैं वो होता है। हाँ। और कई बार ऐसा भी तो होता होगा ना कि आपने जो सोचा हुआ है वो नहीं हो पाता, और ज़रूरी नहीं है कि जीवन की हर इच्छाएं जो है हमारी पूरी हो। मानती हैं? किसी की भी नहीं हुई, किसी की भी किसी की नहीं हुई, किसी की भी नहीं हुई। तब आप क्या करती हैं? क्योंकि आप एक जिद्दी लड़की तो रही हैं शुरू से, अभी भी और आपको ये यकीन भी है कि जो मैं चाहती हूँ। अब मैं खुददार बन गई हूँ, अब मैं सेल्फ रेस्पेक्ट वुमेन बन गई हूँ कि भाई देख सब कुछ ठीक है, बट मैं डिसरेस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती जो स्मिता पाटिल जी ने किया था कि तू है कौन, तेरे नाम को कोई नहीं जानता, तेरे नाम के आगे मेरा नाम लगा हुआ है। फिर उन्होंने इतनी मेहनत की कि उनके नाम के आगे फिर उन्हीं का नाम लगा, बस। क्या बात है। तो कुल मिला के कहना यह है कि जब भी ऐसी कोई स्थितियां आती हैं तो आप उन्हें दरकिनार कर देती हैं, या फिर उसी पर फिर से मेहनत करने लग जाती हैं, या सोचती हैं कि ये वक्त और ईश्वर की जो है इच्छा है? श्याम जी बहुत रियल बात बताऊंगी, मैं डिप्रेशन में जा चुकी हूँ एक टाइम पर। और डिप्रेशन में इंसान कब जाता है जब वो परिस्थिति उसके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। ठीक है, मेरे जैसी लड़की डिप्रेशन में जा चुकी मेरे लिए बहुत हैरानी वाली बात है, लेकिन मैं गई हूँ। परिस्थिति ऐसी थी, जो सोचा था वैसा नहीं हुआ था, जो नहीं सोचा था वैसा हो रहा था। ठीक है, तो क्या किया, गूगल से सर्च किया, डॉक्टर के पास गई, वहां जाके बातचीत की। उसके बाद कुछ नहीं था, डॉक्टर के पास जाके थोड़े से आंसू बहाए, मन में जो बेताबी थी वो निकाल दी। डॉक्टर ने बोला दवाई ले लेना। जी हाँ दवाई लेंगे, हम दवाई नहीं ली, घर पे आए और अपने आप को हील किया, रीडिंग बुक पढ़नी शुरू की, और उस दिन से एक्सेप्ट किया कि अब जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कोई इंसान इतना मायने नहीं रखता आपके लिए, कोई सिचुएशन अरे आज है कल नहीं होगी। मैं आप बताना चाहती हूँ मेरे दोस्तों, जितने भी आप सुन रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में आज दुख है, लिख के ले लो, पेन ले लो, पेपर ले लो, वो आज ही आज है। मैं तो बोलती हूँ अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, 1 महीना है, मैं तो बोलती हूँ चलो 6 महीना मान लो, मैं तो बोलती हूँ 1 साल समझ लो, इससे ज्यादा नहीं चलेगा वो पूरा समय। क्या बात है, निकल जाएगा। ये विश्वास ही आपको तमाम तरह के विरोधों से, दुख से, तकलीफों से निकाल देता है। बस आपका दिमाग ही है आपकी जिंदगी, ये दिमाग को आप सेट कर लीजिए कि ये दुख जो है ये मेरी जिंदगी में है और ये एक ना एक दिन खत्म होगा। अच्छा, समाज जो है, समाज से भी आप बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं। आपकी बातें जो हैं वो समाज और सामाजिक स्तर की होती हैं, क्योंकि हमने अभी इतनी बात की, इसमें ये साबित होता है कि आप संस्कारों को, अपने रीति रिवाजों को, अपने परिवार को, बातचीत को, व्यवहार को महत्व देते हैं। और समाज में जो दूसरे तबके के लोग हैं या आपसे अलग हैं या जिनसे आप जुड़ नहीं पाई हैं लेकिन आप जुड़ने की कोशिश करती हैं, वो कोशिश आपकी किस तरह की होती है एक समाज सेविका के रूप में? देखिए, समाज सेविका मैं तो कभी नहीं बनना चाहती थी, अभी बन गई है। ये भी भगवान का प्लान है। ये ऊपर से डिसाइड है। देखिए, मैं नरम दिल औरत हूँ, ठीक है, आई मैं नरम दिल एक इंसान हूँ, मैं पैदाइशी। मेरी माँ मुझे आज बोलती है कि ऐसा नहीं कि तू आज ये दान कर रही है, तो पैदाइशी ऐसी है, तुझे 5 रुपए मिलते थे तो 5 के 5 किसी और को देके आ जाती थी, हम पूछते थे पैसे का, तो बोलती थी मैंने कहीं दान कर दिया, फिर बाद में हमको ट्रॉफी आती थी घर पे। ठीक है, तो मेरी माँ ये चीज को देख के हैरान नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा किया, जानती है। लेकिन मैं बनूंगी, इस लेवल पे बनूंगी, मुझे नहीं पता था। 6 महीने की कहानी है सिर्फ ये, मैंने सिर्फ ऐसे ही शुरू किया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, जब जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा हो ना, तो कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। मैं फिल्मों से थोड़ा सा दूर हो गई थी, ठीक है, यूट्यूब चैनल बनाया, अब आप कितनी अपने बारे में बताएंगे, तो बस मैंने सोचा चलिए कुछ अच्छा करते हैं। मैं अगर बात करूं श्याम जी, पिछले साल 2023 के शायद यही दिन चल रहे थे
जुलाई अगस्त के, जब मैंने शुरू की थी ये कहानी समाज सेविका वाली, समोसे से मैंने शुरू की। और देखिए समोसे से मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया, मुझे लोगों ने बोला कि अरे बड़ा अच्छा आप कर रही हैं। लोगों ने प्यार दिया, मैं आगे करती चलेगी, जनता जुड़ती चलेगी। आज के टाइम पे 50 लाख जनता मुझे फॉलो करती है, वो भी रियल, कि हेमा जी मतलब कहते हैं ना कि प्यार दे रहे हैं कि नफरत दे रहे हैं, वो जब आप मेरे उस पर जाएंगे तब पता चलेगा। तो समाज सेवक इंसान वही बन सकता है जिसका दिल नरम हो, एक बुरा इंसान कभी नहीं बन सकता। लेकिन ये इंसान को खुद डिसाइड करना होता है इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से। उससे पहले अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि उसके अंदर नरम दिल है या नहीं। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि आप जो है नरम दिल हैं। आपको सब कंफर्म होता जा रहा है बस। बस मुझे ये कंफर्म नहीं होता है। स्वागत है आपका। हेमा शर्मा जी यहाँ पर हैं, उनका जोश, उनका उत्साह मुझ में भी प्रवाहित होने लगा है। तो यहाँ पर जो है हम बात अब आपकी करते हैं। आप वायरल भाभी के रूप में बहुत फेमस है। हाँ जी, ये भी मुझे भगवान ने मुझे बना दिया वायरल भाभी। और वायरल भाभी की बात करें तो एक नहीं कम से कम 10 वीडियो मेरी वायरल हैं, बट सबसे ज्यादा एक वायरल है जो शायद आप तक भी पहुंची होगी। बिल्कुल सभी तक पहुंची। गुलाबी साड़ी पहन के मटक के जो मैंने कर दिया था, पता और वो शूट जो है वो जो है किन्होंने किया था? वो कौन सा ओकेजन था, वो जो उत्सव था? क्या वो उत्सव जो है मेरे क्या इसको कट कर सकते हैं? हाँ, हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेना चाहती। हाँ, मत लीजिए, है ना? मत लीजिए। हाँ ठीक है। तो वो जो है किसी की बर्थडे पार्टी थी, तो वहाँ पे लोगों को था कि भाई एक्ट्रेस है, तो उन्होंने बोला अच्छा तो परफॉर्मेंस हो जाए। तो लोगों को लगा, मैंने बोला चलो ठीक है यार, एक काम करो वो लगा दो। मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, क्योंकि पैदाइशी कलाकार हूँ, सीखा नहीं है, भगवान का गॉड गिफ्टेड है। पब्लिक फोबिया मुझे है नहीं, कुछ भी आप करा लीजिए पब्लिक में, उसी की बदौलत तो आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। मैंने डांस कर दिया, वीडियो शूट कर ली किसी ने, मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट कर दिया था। उस वक्त मेरे पास जनता थी सिर्फ 4 लाख, ठीक है। और वो 15 दिन बाद वो वीडियो वायरल हो जाता है। अच्छा। ट्विटर पे वायरल होता है सबसे पहले, उसके बाद रातों रात 190 मीडिया हाउसेज ने उसको कवर किया। कौन सा ऐसा चैनल है जिसने उसको कवर नहीं किया? उसके बाद उन दिनों मैं अलीगढ़ शहर में थी, मुझे मीडिया ढूंढते ढूंढते पहुंची। जिनके फंक्शन में मैंने ये प्रोग्राम किया था वो समाजवादी के कुछ लीडर हैं। उनके पास फोन आता है कि सर नेताजी ये प्रोग्राम आपके कुछ पार्टी का है, तो ये बताइए महिला कहाँ मिलेगी? और वो बड़े परेशान खुश, उनका फोन आता है हेमा तुमको न्यूज 18 वाले ढूंढ रहे हैं। अच्छा ठीक है। उसके बाद मेरा इंटरव्यू, उनको पता चला कि महिला जो ये वायरल है ये पहले से प्रोफेशनली एक्ट्रेस है। तो उसके बाद जैसे लेडी गोविंदा जी मुझे कहने लगे, गोविंदा जी के गाने पे किसी डिस्को में जाएं, फिर मालिनी अवस्थी सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। उसके बाद औरतों को जो मैंने पागल बनाया, औरतें जो है अपने हस्बैंड को उठा उठा के आप भी डांस करो हमारे साथ, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। तो वहां से मुझे पहचान मिली हेमा शर्मा एक वायरल भाभी। तो मैं बड़ी खुश हूँ कि चलिए ऊपर वाले ने एक्ट्रेस के साथ साथ एक नाम और जोड़ दिया कि अगर आप वायरल भाभी सर्च करते हैं तो उस पे भी हम ही आते हैं। उसमें 10 आपने बताया, लगभग 10 जो हैं और वीडियोस आपके वायरल। हाँ, जी न्यूज वाले जी तो बड़े मेहरबानी, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हर वीडियो मेरे उठा लेते हैं। हेमा शर्मा का एक और वीडियो मार्केट में आया, गर्दा मचा दिया। हेमा शर्मा जैसे झूठ बोले कौआ काटे मैं मई के चली, मेरे थोड़े परफॉर्मेंस अलग होते हैं जो एकदम रियल ऑडियंस है, जो हम एंटरटेनिंग वाली, उनको बड़े पसंद आते हैं, तो वो वीडियो फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अच्छा, ये सोशल मीडिया में जो आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे का पर्पस क्या है? क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स तो बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, इसमें काफी हैं आपके फॉलोअर्स, और आपको सचमुच में बहुत चाहते हैं लोग, और आपको देखना चाहते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो आप का उद्देश्य क्या होता है? सोशल मीडिया को किस तरह से आप इस्तेमाल करना चाह रही हैं और कर रही हैं? अच्छा मैसेज देना। कोई इंसान वीक है, हेमा शर्मा का पेज फॉलो करो, इस लड़की के बारे में जानो और देखो ये लड़की आज क्या कर रही है। मैं उन लोगों से नफरत करती हूँ जो सलाह लेना तो चाहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। मुझे अक्सर बोलते हैं हेमा दीदी आप प्लीज एडवाइस दो ना। मैंने बोला देख एडवाइस तो मैं दे दूंगी लेकिन तू वो कर नहीं सकती क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। उसको करने के लिए हेमा शर्मा बनना पड़ता है,
ठीक है। तो मेरा सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि पॉजिटिविटी फैलाना, प्यार फैलाना, ह्यूमैनिटी फैलाना और अपने आप को क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया इज एवरीथिंग। श्याम जी आप मानते हैं समय बदल रहा है, अब डिजिटल मार्केटिंग आग का जमाना आ गया, प्रिंट मीडिया कुछ नहीं रहा है। तो हमारे जैसे लोगों के पास जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी एक डिजिटल मीडिया ही एक प्लेटफॉर्म रह गया है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी है, जो जिनको पहचान नहीं मिल पाती है, जिनके पास पैसे नहीं है अपने आप को प्रमोट करने के, पीआर वगैरह ये सब, तो उनके पास अपना पेज है और अपने पेज से ही आपकी वीडियो कहीं भी जाती है, आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ से बैठ के इंसान आपको देख रहा है, शुभकामनाएं भेज रहा है या हेट फैला रहा है, जो भी है। तो मेरा सिर्फ ये मकसद है कि आप पेज बनाए, अकाउंट बनाए, उसमें आप ऐसी चीज डालें, रियलिटी डालें। मैं चाहती हूँ कि मैं जो पोस्ट करती हूँ रियल होके पोस्ट करती हूँ, इसलिए जनता ज्यादा मेरे से जुड़ती है कि भैया मिर्च मसाला कुछ नहीं है, सफेदी कुछ नहीं है, मेकअप कुछ नहीं है, बनावट कुछ नहीं है, कोई गाड़ी बंगला दिखावा कुछ नहीं है, एक इंसानियत दिखाना है। और मैं ये समझ गई हूँ कि मुझे बहुत आगे जाना है, इसलिए मैंने मेकअप करना कम कर दिया है, रियल जिंदगी जीना मैंने शुरू कर दी है, क्योंकि आप आगे तभी जा सकते हो जब आप रियल हो। क्या बात है। लेकिन फिर से अगर आप पीछे जाना चाहें, मतलब यहाँ तक जब आप आ गए हैं, तो फिर से फिल्मों के लिए, टेलीविजन के लिए काम करना चाहेंगी या नहीं? मैं कर रही हूँ। कर रही हैं आप? यस, मेरा आने वाला प्रोजेक्ट अगले महीने है। जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था, जो मैंने किया है, मैं सॉरी बताना भूल गई, सीरीज आई थी इंस्पेक्टर अविनाश रणदीप हुड्डा जी के साथ। वो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था। तो मैं अभी इन दिनों मिली तो नीरज पाठक जी का, जो इसके डायरेक्टर है, उनका फोन आया है, तो वो वापस से सीरीज कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं रणदीप हुड्डा जी के साथ, एंड फॉर श्योर मैं कर रही हूँ। तो उसके लिए मेरा फिजिकली भी फिटनेस चालू है, मैंने जिम ज्वाइन किया है। हाँ, वही मैंने कहा कि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है, आप फिर से पीछे जो आपने किया हुआ है उससे आप जुड़ी हुई हैं। हाँ, और तो कर भी रही हैं आप। ये तो भगवान को एक नाम भी देना था, समाज सेवा शायद कराना था ऊपर वाले को, कि इस उम्र में हेमा तुम ये भी करोगी, है ना। तो देखिए मेरे पास एक ही लाइफ मिली है श्याम जी, आप ही के लिए है वो। हाँ, मेरे लिए, ठीक है। तो इसमें मुझे बहुत कुछ करना है। हाँ। समाज सेविका भी बननी है, एक्ट्रेस भी बनना है, वायरल भाभी भी बननी है, ठीक है। हाँ। अभी देखते हैं ऊपर वाला कुछ अगर नेता वेता बनाएगा तो अलग बात है। लाइफ में इन्हें बन लो। ओके, गजब है। जो भाभी जी हैं, जो वायरल भाभी जी जो हैं, सचमुच में गजब है। आप सच में लोगों को आकर्षित कर जाती हैं अपनी सादगी से, अपनी सरलता से। ये जो आप बात करती हैं, ऐसा लगता है हमारे घर परिवार का, हमारे आसपास का, हमारा कोई दोस्त, हमारी कोई सहेली जो है वो बात कर रही है। तो बहुत जल्दी आप मुझे बड़े वापस से मुझे पर्दे पे देखेंगे आप। बिल्कुल। यस, मे बी ये साल के अंदर ही देखेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप गलत भी नहीं होती हैं और गलत बोलती भी नहीं। ऊपर वाला मेरी जुबान की बड़ी वैल्यू रखता है। थैंक यू सो मच भगवान, मेरी जिंदगी में बस आप ही हैं जो मेरा जीवन साथी, मेरा रियल फ्रेंड जो है, बस ऊपर वाला है। ऊपर वाले से बोलती हूँ बस चलो करते हैं भगवान। क्या बात है। और कोई बात जो अपने श्रोता साथियों से आप कहना चाहते हो, आपको लगता है कि ये तो मुझे कहना ही चाहिए, बिल्कुल कहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सबके पास एक ही लाइफ है, एक ही चांस है। समय बहुत कम बचा है, क्योंकि कल आपका टिकट कट जाए किसी को नहीं पता। तो जिंदगी में वो जो भी आप करना चाहते हैं, कल का इंतजार ना करें, आज ही से करें। और मैं तो बोलती हूँ अभी से शुरू करें। आप कितना भी अच्छा कर लें, बहुत कम लोग जो हैं याद रखेंगे। इस चक्कर में हम अपनी जिंदगी गवा देते हैं, ठीक है। बहुत अरमान हम दिल के अंदर दबा के रखते हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि पैसा नहीं है कोई बात नहीं, एक बार आप शुरू तो करो। कम है आपके पास कोई बात नहीं, जितना भी है उसी में शुरू करो। कामयाब हो गए या पास हो गए कोई बात नहीं, वो बाद में देखेंगे, शुरू तो करो। तो बस ये कहना चाहती हूँ कि सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, शुरू तो करो। तो अगर मैंने शुरू ना किया होता तो मैं आज विविध भारती में नहीं आ पाती। तो मैंने शुरू किया और मैं डेली शुरू होती हूँ। मैं डेली उसी तरीके से मेहनत करती हूँ कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, मुझे अभी करना बहुत कुछ बाकी है। तो ये समझ लीजिए कि मैं आज यहाँ पर आई हूँ, विविध भारती के तक पहुँची हूँ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर आई हूँ। एक गांव की लड़की, कस्बे की लड़की, मुंबई शहर में आके स्ट्रगल करके, पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल करके, है ना।
मैं बस मेरे पास सबसे कीमती चीज है मेरा नाम हेमा शर्मा। जीते जी ये बना रहे और जाने के बाद भी ये बना रहे, बस इतना करके जाना चाहती हूँ। क्या बात है, आपकी तमाम जो मुरादें जी। हैं वो पूरी हों। आने वाले दिनों में जो आप काम कर रही हैं वो बेहतर से बेहतर हो और लोगों तक आप पहुँचे जी। और जो चाहत चाहती हैं आप वो आपको मिले और आपके जीवन में जो खुशियाँ आप चाहती हैं विशेष करके वो तमाम खुशियाँ आपको मिले, आप सफल हो। जी। बस यही विविध भारती एक परिवार की ओर एक से हम किस्सा कहना चाहेंगे। जी, एक किस्सा मैं अपने पापा का सुनाना चाहती हूँ, रेडियो वाला। क्योंकि जरूरी है, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता। बिल्कुल है बिल्कुल ना, आज बिल्कुल मिला तो कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पापा रेडियो सुना करते थे और उनका ये मन पसंदीदा था विविध भारती। इसी के थ्रू वो सारी समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, मोदी जी ने क्या किया, गाना कौन सा अच्छा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। तो आज पापा जी नहीं है, लेकिन काश वो होते तो मेरा ये पॉडकास्ट देखते, इंटरव्यू सुनते। पर चलिए कोई बात नहीं, आप जहाँ पर भी हैं आई एम श्योर सुन रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और वो रेडियो मैंने ही दी थी मेरे पापा को और वो रेडियो आज भी है। तो अगर विविध भारती नहीं होती तो रेडियो भी नहीं होती और रेडियो नहीं होती तो ये किस्सा नहीं होता। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। सो जितना विविध भारती देश की सुरीली धड़कन जितना कहा जाए उतना कम है। और श्याम जी आपको तो अच्छा लगा ही है मुझसे बात करके, बट मैं भी बताना चाहती हूँ मुझे भी आपसे बात करके बेहद खुशी हुई है। और आपने भी मुझे डायरेक्टली जो मोटिवेट किया है कि हेमा जी आप एकदम सही जा रही हैं, बस आप लगी रहे। तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच, तहे दिल से थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे हौसला देने के लिए। विविध भारती परिवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। उम्मीद करता है आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।